स्टूडेंट, मैं अनिल कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अनिल में। आज आप लोगों के समक्ष वीकली टेस्ट सीरीज के अंतर्गत सीरीज 3 लेकर प्रस्तुत हूं। सीरीज 3 के अंतर्गत जो है सेट 1 प्रस्तुत करूंगा। आज आपको बता दें कि इस सेट के अंतर्गत जो है 50 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर का अध्ययन करेंगे जो भिन्न भिन्न परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो पहले प्रश्न पर आते हैं और पहला प्रश्न आपका है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसने लिखा था? यानी कि जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है चरमोत्कर्ष पर था तो उस समय क्या हुआ था कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक लिखा गया था, इंडियन स्ट्रगल। तो इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस। यानी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखा गया था। दूसरा प्रश्न है, मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति की आंख से आंसू पोंछना होगा, यह किसका कथन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई बार देखा गया है कि विभिन्न जो परीक्षाएं हैं उनमें आ चुका है। तो प्रश्न एक बार फिर से देखते हैं हम लोग। मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति की आंख से आंसू पोंछना होगा, यह किसका कथन है? इसका उत्तर होगा महात्मा गांधी। गांधी जी के द्वारा यह कथन दिया गया था कि मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति की आंखों से जो है आंसू पोंछना है। अब यहाँ आपको बता दें कि गांधी जी से संबंधित जो है राष्ट्रीय आंदोलन की अगर हम बात करें तो कई प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। जैसे प्रश्न बनता है कि दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को लौटे थे। फिर जो राष्ट्रीय आंदोलन की जो प्रवृत्तियां देखी गई थी देश स्तर पर, तो काफ़ी महात्मा गांधी का जो है योगदान था। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना किए, 1917 में चंपारण सत्याग्रह किए थे, बिहार के चंपारण में जो तीन-कठिया व्यवस्था चल रहे थे। 1917 में आपको पता होगा कि चंपारण सत्याग्रह के बाद 1918 में 2 आंदोलन देखने को मिला था, एक तो खेड़ा आंदोलन और दूसरा जो है अहमदाबाद मिल मजदूर की जो घटनाएं देखी थी, उसमें उन्होंने भूख हड़ताल पहली बार किए थे। तो प्रश्न ऐसे भी आता है कि गांधी जी किस आंदोलन में भूख हड़ताल किए थे? तो आपको याद रखना है कि 1918 के जो अहमदाबाद मिल मजदूर हैं उसमें किए थे। इसके बाद अगर हम बात करें आगे 1919 में, तो रॉलेट के विरुद्ध में आपको पता होगा कि कैसर हिंद की उपाधि जो अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था उसको त्याग दिए थे। इसके बाद आपको हम बता देते हैं कि 1920 में 2 आंदोलन देखने को मिला था। एक तो खिलाफत आंदोलन जो कि मुख्य रूप से अंग्रेजों के द्वारा जो कि खलीफा पद हटा दिया गया था उसके खिलाफ किया गया था। और 1920 में ही एक और आंदोलन देखने को मिला था, असहयोग आंदोलन। और ये लगातार आंदोलन बहुत ही प्रवृत्तियां देखी जो कि राष्ट्रीय आंदोलन को एक बहुत ही एक मुहिम के साथ जोड़ दिया। और यही नहीं, आपको बता देते हैं कि इस आंदोलन यानी असहयोग आंदोलन जो था लगातार 2 वर्षों तक लगातार चलता रहा और फिर जाकर अंततः चौरी चौरा हत्याकांड हुआ। उसके बाद जो है यह आंदोलन एक तरह से थमने का नाम लिया। तो आगे इसकी अगर हम बात करें तो 1920 के बाद जो है 1930 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन देखने को मिला है, आपको पता भी होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि दांडी यात्रा से प्रारंभ हुआ था। आगे हम बात करते हैं तो 1942 में सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन होता है भारत छोड़ो आंदोलन। उसी आंदोलन में जो है गांधी जी ने डू एंड डाई यानी करो या मरो का नारा भी दिए थे। तीसरा नंबर प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? तो यहाँ इसका उत्तर होगा 1943 ईस्वी में, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है सिंगापुर से दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। ये चीज आपको पता होना चाहिए। चौथा नंबर प्रश्न है, कौन अमेरिकी पत्रकार था जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उसके साथ था? यानी आपको बताना कि कौन सा ऐसा अमेरिकी पत्रकार था जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है उसके साथ था। तो इसका उत्तर होगा लुई फिशर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अब अगला आते हैं 5वें नंबर पर। 5वां नंबर प्रश्न है, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया? अभी आपको बताया कि 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे गांधी जी थे। लेकिन उसी से संबंधित एक प्रश्न यहाँ है कि किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों, जो विदेशी कपड़े थे बहुत सारे जलाए गए थे, आपको पता होगा, तो उसको निष्ठुर एक बर्बादी बताया, किसने बताया था? तो इसका उत्तर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। 6 नंबर प्रश्न है। 6 नंबर प्रश्न पर आते हैं और 6 नंबर आप देख रहे हैं प्रश्न है, किस आंदोलन में रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिए थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आपको पता होगा कि 1917 में जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था उसमें जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गांधी जी को महात्मा की उपाधि से जो है सुशोभित किया गया था। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। 7वें नंबर प्रश्न पर आते हैं और 7वां नंबर प्रश्न है कि गांधी जी ने कब शरीर पर पहने जाने वाले वस्त्र का त्याग कर केवल लंगोटी धारण की?
यानी बहुत ही महत्वपूर्ण। अभी आपको पता है कि असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था और 22 में जो है चौरी चौरा हत्याकांड के बाद समाप्त हुआ था। इसी बीच क्या हुआ था कि बहुत सारे जो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया जा रहा था। जब विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया था तो गांधी जी ने उसी समय प्रण किया कि अब हमें जो है मुख्य रूप से अंग्रेजी वस्त्रों को त्याग करना है और खादी वस्त्र जो है धारण करना है। और इसी बीच उन्होंने पूर्णतः जो है अंग्रेजी वस्त्र को त्याग करके 1921 ईस्वी में जो है लंगोटी धारण कर लिए। तो यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं। 8वें नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। 8वां नंबर प्रश्न है कि किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर होगा मीरा वेगन। यानी मीरा वेन जो थी उनके द्वारा जो है इरविन और गांधी को एक तरह से दो महात्मा का नाम दिया गया था। 8 नंबर प्रश्न के बाद अब हम लोग आएंगे 9 नंबर प्रश्न पर। 9 नंबर देखिए प्रश्न आपका है कि वानर सेना और मंजरी सेना किस आंदोलन से संबंधित है? इसका उत्तर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। आपको पता होगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में 1930 में प्रारंभ किया गया था और यह आंदोलन सिर्फ 1 साल 2 साल नहीं चला था, लगातार 34 यानी 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हो गया। आपको यह भी बता दें कि इस आंदोलन का जो प्रारंभिक दौर या प्रारंभिक रूप जो देखा गया था वो मिला था दांडी यात्रा से। दांडी यात्रा आपको पता होगा कि साबरमती आश्रम जब उन्होंने 1916 में स्थापित किए थे तो उसके बाद वहां से लेकर जो दांडी था, दांडी यानी एक जगह है और ये अरब सागर के तटीय क्षेत्रों में पड़ता है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। वहां तक लगातार जो है गांधी जी ने दौरा किए थे और मुख्य रूप से इस दौरा का उद्देश्य था कि जो अंग्रेजों की जो नीतिगत व्यवस्था है उस नीतिगत व्यवस्था को समाप्त करना और अपने से स्वयं से जो है नमक बनाकर नमक कानून जो चल रहा था उसको तोड़ना था। अब यहाँ एक प्रश्न की जो दांडी यात्रा हुए थे कब से कब तक माना जाता है? देखिए ये 24 दिन की यात्रा थी। 12 मार्च 1930 से लेकर आपको बता दें कि 6 अप्रैल 1930 तक तो है लगातार यह यात्रा की गई थी और इसमें गांधी जी का जो है अहम योगदान था। इनके साथ 78 जो है अनुयायी इनके साथ जुड़े हुए थे और वो लोग भी जो है यात्रा किए थे। तो ऐसे प्रश्न डीप में जो है पूछे जा सकते हैं, एग्जाम में आते हैं ये प्रश्न, तो आपको चीज़ें ये कंप्लीटली जानना है। कहीं कहीं इसका डाटा के रूप में अगर देखें कि कितना किलोमीटर की दौरा था तो कहीं 250 ही देता है, कहीं 250 देता है, तो आपको करेक्टली अगर देखा जाए तो 250 किलोमीटर NCERT बुक्स के अनुसार माना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे जैसे ही बढ़ते हैं तो 10 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर। 10 नंबर क्वेश्चन से कि वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो इसका उत्तर होगा महात्मा गांधी। चूंकि यह जो संघ बनाया गया था मुख्य रूप से अखिल भारतीय हरिजन संघ, तो ये हरिजनों के हित में एक तरह से क्रियान्वयन को बढ़ावा देना था और 1932 में जो है गांधी जी के द्वारा अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की गई थी। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। 11 नंबर क्वेश्चन है कि नागरिकता संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो नागरिकता संबंधी प्रावधान की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर जो है 11 तक वर्णित है। अब देखिए 5 से लेकर 11 तक वर्णित करने का मतलब ये है कि अब यहाँ प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं कि आर्टिकल तो ठीक है 5 से 11 है, लेकिन भाग कौन सा है? तो देखिए भाग जो है 2 है। भाग 2 में नागरिकता से संबंधित जो है विभिन्न प्रकार के जो पहलुएं हैं उसका वर्णन किया गया है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। आर्टिकल पूछे तो 5 से 11 और भाग पूछे तो भाग 2 में याद रखना है। आगे बढ़ जाइए और आगे जैसे ही आप बढ़िएगा तो देखिए आपके समक्ष 12 नंबर क्वेश्चन प्रस्तुत होगा। 12 नंबर प्रश्न है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? अगर हम मूल कर्तव्य की बात करें या मौलिक कर्तव्य की हम बात करें तो यह जो संविधान में जो भारतीय संविधान में जुड़ा हुआ है वो सोवियत संघ के संविधान से जुड़ा हुआ है। आपको पता होगा कि सोवियत संघ का जब विघटन हो गया तो उसका नाम जो सोवियत संघ था उसका रूस रख दिया गया था। तो वर्तमान में तो रूस के नाम से जानते हैं, लेकिन 1991 में यानी कि 1991 ईस्वी में जो है 25 दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का एक तरह से विघटन कर दिया गया। उसके बाद जो है एक तरह से नाम रखा गया रूस के रूप में। अब आगे बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 30 नंबर क्वेश्चन से कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय लगता है? यानी चुनाव प्रचार के लिए कितना समय दिया जाता है, एक तरह से ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो इसका उत्तर होगा 2 सप्ताह। 14 नंबर प्रश्न है संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ? इसका उत्तर होगा 1989 ईस्वी में। आपको बता दें कि 1989 ईस्वी में सर्वप्रथम जो है त्रिशंकु संसद का गठन हुआ था
15 नंबर प्रश्न है, भारत की सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन थे? इसका उत्तर होगा राजीव गांधी। सबसे कम उम्र की अगर हम बात करें जिन्होंने प्रधानमंत्री पद को प्राप्त किए थे या आसीन हुए थे, वो थे आपके राजीव गांधी। 16 नंबर प्रश्न है कि लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ, यहां देखिए शपथ छूट गया है, पद की जो शपथ होता है वो शपथ ग्रहण कौन कराता है? यानी कि लोकसभा अध्यक्ष को उनके पद की जो गोपनीयता है, उस गोपनीयता की शपथ कौन ग्रहण कराता है? तो देखिए यहाँ पर इसका उत्तर होगा शपथ ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं, यानी कोई शपथ ग्रहण नहीं कर सकता है। ठीक है, इसकी एक तरह से स्पष्टता को दर्शाया गया है। 17 नंबर प्रश्न है, किस राज्य में विधान परिषद की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? मतलब किसी भी राज्य में अगर हम देख लें, कोई भी राज्य है तो उस राज्य के अंतर्गत संविधान के अंतर्गत जो विधान परिषद है, वो विधान परिषद की गठन के अगर प्रावधान की हम बात करें तो किस आर्टिकल के अंतर्गत है? तो 169 के अंतर्गत। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं और 18 नंबर प्रश्न है। 18 नंबर प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, जैसा कि हम सब जानते हैं, उसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? अगर यूपीएससी के अध्यक्ष की अगर बात करें तो उसकी नियुक्ति कौन करता है? इसका उत्तर होगा राष्ट्रपति करते हैं। 19 नंबर प्रश्न है कि मंडल आयोग किस विषय की जांच के लिए स्थापित किया गया था? मंडल आयोग की अगर हम बात करें तो ये मंडल आयोग बनाया गया था, जिस समय गठित किया गया था, तो किसके जांच के लिए था? तो पिछड़े हुए यहाँ समुदाय के लोग थे, उनके लिए जो है दिया गया था। तो ये चीज आपको याद रखना है, पिछड़े समुदाय के लिए, यहाँ पिछड़े हो गया है, पिछड़े सुधार लेना है। 20 नंबर प्रश्न है, 20 नंबर आप प्रश्न देख रहे हैं। 20 नंबर आपका प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? क्या आप जानते थे कि पहले जो लोकसभा का कार्यकाल था वो कितना वर्ष था? 6 वर्ष था, लेकिन कितना वर्ष कर दिया गया है? 5 वर्ष कर दिया गया है। तो इसका उत्तर होगा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर जब भी हम पहले भी बता चुके हैं कि हटाने की घटाने की अगर बात की जाए तो 44वें संविधान संशोधन में आप आ जाइएगा। अगर जोड़ने की जहां बात आती है अधिकांशतः तो वो 42वें संविधान संशोधन। तो जब भी अगर प्रश्न आए एग्जाम में कि लोकसभा के अंतर्गत जो कार्यकाल 6 वर्ष पहले था उसको घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया, किस आर्टिकल के अंतर्गत? 44वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। अब आते हैं 21 नंबर प्रश्न पर। 21 नंबर प्रश्न है कि 1934 में, यानी सन 1934 में सर्वप्रथम किसने भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक लिखी? यानी फर्स्ट ऐसा कौन सा व्यक्ति थे जिन्होंने 1934 में भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक लिखी? तो इसका उत्तर होगा एम विश्वेश्वरैया के द्वारा लिखा गया था। अब आते हैं आगे। आगे जैसे ही बढ़िएगा तो वहां 22 नंबर क्वेश्चन से, और 22 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन से कि मानव विकास सूचकांक यानी HDI किस अर्थशास्त्री की देन है? इसका उत्तर होगा महबूब उल हक के द्वारा ये एक तरह से दिया गया था। 23 नंबर क्वेश्चन से है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो देखिए औद्योगिक क्रांति की अगर हम बात करें तो इसकी प्रारंभिक अगर रूप देखा जाए तो इंग्लैंड से हुई थी। और देखिए यहाँ प्रश्न बनता है कि औद्योगिक क्रांति क्या है? जैसे आप दे देगा कि औद्योगिक क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो वहां पर आपका डिफिनेशन दे देगा और डिफिनेशन आपको चुनना है। तो जैसे प्रश्न है कि औद्योगिक क्रांति क्या है, तो आपको कैसे जवाब देना है? तो आपको याद रखना है कि औद्योगिक क्रांति एक ऐसी क्रांति का विस्तारित रूप है जो उद्योग धंधों को विस्तारित रूप से लगाना है। यानी कि औद्योगिक क्रांति का लड़ाई झगड़ा से मतलब नहीं है, यहाँ मतलब ये है कि अधिक से अधिक मात्रा में जब उद्योग धंधा को यानी कल कारखानों को विकसित किया जाता है, मान लीजिए एक कल कारखाना का विकसित किया गया, उसके प्रतिस्पर्धा में यानी प्रतियोगिता में और भी बहुत सारे कंपनियां लगने लगी, तो वहां पर इसकी जो है आवश्यकता बढ़ती है। और मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो जब भी जरूरत पड़ता है तो किसी भी चीज़ की, तो उसकी एक तरह से आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। यानी कि आवश्यकता अगर पड़ेगा तो खुद जो है एक तरह से बहुत सारे औद्योगिकरण का निर्माण भी होने लगती है। तो यहाँ पर इंग्लैंड के तात्पर्य के रूप में वही दे रहा है। अब देखिए यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न है कि सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा का चलाना क्या कहलाता है? अगर सरकार जो है पुरानी मुद्रा को समाप्त कर दे रही है और उसकी जगह पर नई मुद्रा ला रही है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो इसका नाम दिया जाता है विमुद्रीकरण। क्या दिया जाता है? विमुद्रीकरण, कि नवीनतम मुद्रा के रूप में। जैसे कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि नवीनतम मुद्रा लाया गया, तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि विमुद्रीकरण किया गया। 25 नंबर प्रश्न पर आते हैं और 25 नंबर आप देख रहे हैं, आपको याद भी होगा कि भारत में बैंक
किस बैंक को जो है बैंकों का बैंक कहते हैं? तो प्रश्न आपका है कि भारत में किस बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है? इसका उत्तर होगा भारतीय रिजर्व बैंक। यानी भारतीय जो रिजर्व बैंक है उस बैंक को एक तरह से नाम दिया गया है क्या? बैंकों का बैंक। यानी कि अगर जो व्यावसायिक बैंक है उसको अगर ऋण लेना हो तो कहाँ जाएगा? तो आरबीआई के पास जाएगा। अब यहाँ बात आरबीआई की है, तो आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो आपको याद रखना है कि आरबीआई की स्थापना 1935 में की गई थी। अगर हम बात करें यहाँ पर कि आरबीआई जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसका मुख्यालय कहाँ है, तो ये चीज़ आपको याद होना चाहिए, नई दिल्ली में जो है इसका मुख्यालय है। तो ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, तो ये चीज़ आपको पता होना है। अगर प्रश्न आता है कि ये भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो आपको याद रखना है 1949 ईस्वी में। 26 नंबर प्रश्न बनाते हैं, और 26 नंबर आप प्रश्न देख रहे हैं कि भारत में विदेशी विनिमय संचय का प्रतिरक्षक कौन है? तो विदेशी में, विदेश यानी विदेशी का तात्पर्य है विदेशों में जो विनिमय की जो एक तरह से संचय की प्रतिरक्षक है वो कौन है? तो इसका उत्तर होगा भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे जैसे ही बढ़िएगा तो 27 नंबर प्रश्न है। 27 नंबर प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ? यानी पत्र मुद्रा कब जो है प्रारंभिक रूप से चालू किया गया, उसका प्रारंभिक दौर दिया गया, तो इसका उत्तर होगा 1806 ईस्वी में। अगला प्रश्न है आपका 28 नंबर की, वह बैंक कौन सा है जिसका नाम एक नदी के नाम पर रखा गया है? यानी वह कौन सा बैंक है जिसका नाम एक तरह से एक नदी के नाम पर रखा गया है? तो इसका उत्तर होगा वर्धा ग्रामीण बैंक। यानी वर्धा ग्रामीण बैंक को इस तरह से नाम दिया गया है। 28 नंबर के बाद हम आएंगे 29 नंबर प्रश्न पर। 29 नंबर प्रश्न है कि कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? इसका उत्तर होगा खनिज तेल उत्पादन से। आपको बता दें कि जब भी अगर प्रश्न आता है कि कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है, तो इसका उत्तर होगा खनिज तेल उत्पादन से। 30 नंबर प्रश्न है कि भारत में ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार कौन माने जाते हैं? तो आपको बता दें कि ऑपरेशन फ्लड के जो सूत्रधार माने जाते हैं, जो प्रणेता माने जाते हैं, वो है आपके वर्गीज कुरियन। अब यहाँ एक वर्ड आया है ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड का मतलब क्या है? तो देखिए ऑपरेशन फ्लड का संबंध सीधे तौर पर जो है दूध उत्पादन से है। यानी असातित रूप से अगर दूध उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए तो उससे संबंधित दिया गया है किसको? ऑपरेशन फ्लड को। 1970 ईस्वी में ऑपरेशन फ्लड को स्टार्ट किया गया था, यानी प्रारंभिक दौर दिया गया था। ठीक है, तो ये इसके जो सूत्रधार थे, जैसे कि प्रश्न इससे आता है कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है, तो श्वेत क्रांति चूंकि दूध उत्पादन से है तो वर्गीज कुरियन को ही माना जाता है। चीज़ आपको पता होना चाहिए। 31 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन से कि खाद्य ऊर्जा को किस इकाई से मापा जाता है? तो देखिए खाद्य ऊर्जा जो खाद्य पदार्थ है उससे हम लोग जो ऊर्जा मिलता है उसको हम लोग किससे मापते हैं? तो कैलोरी में मापते हैं। किस में मापते हैं? कैलोरी में मापते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, और 32 नंबर क्वेश्चंस जो हैं आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर टेकोमीटर यंत्र से क्या मापा जाता है? इसका उत्तर होगा घूमने की गति। जो टेकोमीटर यंत्र है उससे जो है हम लोग घूमने की गति को मापते हैं। तो ये चीज आपको इतना पता होना चाहिए। 33 नंबर प्रश्न है कि रॉकेट का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो कोई भी रॉकेट पर एक तरह से रॉकेट का उड़ना जो है वो जो सिद्धांत है वो संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। यानी संवेग संरक्षण के सिद्धांत से संबंधित है रॉकेट का उड़ना। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे जैसे ही बढ़िएगा तो यहाँ पर देखिए आपके समक्ष प्रस्तुत है प्रश्न 34 नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी की त्रिज्या चंद्रमा के त्रिज्या से लगभग कितनी गुनी अधिक है? तो जो पृथ्वी की त्रिज्या है चंद्रमा की त्रिज्या से अगर हम बात करें तो 4 गुनी अधिक है। कितनी अधिक है? 4 गुनी अधिक है। अब आपको बता दें कि पृथ्वी एक ग्रह है जिसका एक उपग्रह जो है चंद्रमा है, मात्र एक ही है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ प्रश्न है 35 नंबर, चंद्रमा को अपने अक्ष के सापेक्ष एक पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? चंद्रमा को अपने अक्ष के सापेक्ष अगर हम बात करें तो पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? करीब 28 डेज, यानी कि 28 डेज का मतलब यानी 28 दिन लगता है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो इसका नाम अवकरण है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति जो कहलाती है वो अवकरण कहलाता है। 37 नंबर क्वेश्चन है कि अम्ल एवं क्षार के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो देखिए अम्ल एवं क्षार के परीक्षण के लिए जो है मुख्य रूप से लिटमस पत्र का उपयोग किया जाता है।
उसी के माध्यम से हम लोग पता करते हैं कि कौन क्षार है, कौन जो है अम्ल है। आगे बढ़ जाइए, और जैसे ही आगे बढ़िएगा तो आपके समक्ष देखिए प्रश्न प्रस्तुत हैं 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन है, पीएच मान का निर्धारण किसने किया था? यानी पीएच मान जो हम लोग देखते हैं कि जिसका निर्धारण किया जाता है कि कितना अम्ल है, कितना उसका क्षारीय रूप है, तो ये सोरेनसन के द्वारा जो है प्रयोग किया गया था। पहली बार एक तरह से निर्धारण किया गया था। 39 नंबर क्वेश्चन है कि मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है? मानव का जो ब्लड होता है, रक्त होता है, खून होता है, उसका पीएच मान कितना होता है? तो इसका उत्तर होगा 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4, यानी कि 7.4 मानव रक्त का पीएच मान होता है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, यह सर्वप्रथम किसने किया था? इसका उत्तर होगा डेवी ने। डेवी के द्वारा जो है यह प्रस्तुत किया गया था, कथन दिया गया था कि हाइड्रोजन जो है सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है। 41 नंबर क्वेश्चन है कि साग सब्जी उत्पादन करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जब भी अगर ऐसा प्रश्न आता है कि साग सब्जी उत्पादन करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है, इसका उत्तर होगा ओलेरी कल्चर। 42 नंबर क्वेश्चन है कि डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक कौन सा है? यानी जब डबल रोटी के निर्माण में जो कवक का एक तरह से उपयोग किया जाता है वो कौन सा कवक होता है? तो आपको बता दे, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। क्या नाम है? सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। 43 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं, जंतुओं में फूट एंड माउथ रोग किससे उत्पन्न होता है? तो जंतुओं में फूट एंड माउथ जो रोग हैं वो विषाणु से उत्पन्न होते हैं। किससे होते हैं? विषाणु से। 44 नंबर क्वेश्चन से कि किस तत्व की कमी के कारण धान में खैरा रोग या लघुपत्र रोग होता है? कौन सा ऐसा तत्व है जिसकी कमी के कारण जो है धान में खैरा रोग या लघुपत्र रोग होता है? इसका उत्तर होगा जस्ता। क्या होता है? जस्ता। जैसे ही आप आगे बढ़िएगा 44 के बाद, तो 44 के बाद आपको मिलेगा 45 नंबर क्वेश्चन। आप देख सकते हैं यहाँ पर 45 नंबर क्वेश्चन है, किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है? कौन सा ऐसा वनस्पति खाद है, यानी खाद्य पदार्थ है, जिसमें सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है? और आपको पता है कि किसी भी मनुष्य को लंबाई, यानी लंबाई में वृद्धि में अगर हम सहायक की बात करें तो प्रोटीन ही होता है। तो उसका उत्तर होगा सोयाबीन, यानी कि सोयाबीन में जो है सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन का जो तेल होता है उसके लिए कहा जा रहा है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब आइए आगे बढ़ते हैं 46 नंबर पर। और 46 नंबर आप क्वेश्चंस देख रहे हैं कि किस क्रांतिकारी को नेताजी कहा जाता है? यानी कौन से ऐसे क्रांतिकारी थे जिसको नेताजी के नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस को। 47 नंबर क्वेश्चन है कि राजा जी उपनाम से किसे संबोधित किया जाता है? यानी राजा जी उपनाम से किसे संबोधित किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को। अब बता दें आपको कि इन्हें शॉर्ट में सी राजगोपालाचारी के नाम से जानते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम अगर गवर्नर जनरल की अगर हम बात करें तो यही थे। आपको ये भी बता देते हैं कि इनसे संबंधित कई बार एग्जाम में प्रश्न जो है देखने को मिले हैं, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। 48 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा नदी बांध हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? यानी भारत का सबसे लंबा नदी बांध जो है हीराकुंड नदी बांध है, तो वो किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो आपको बता दें कि यह मुख्य रूप से उड़ीसा जो राज्य है उसमें अवस्थित है। अब तो उड़ीसा को उड़ीसा के नाम से जाना जा रहा है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो ये महानदी के तट पर जो है अवस्थित है, महानदी पर बनाया गया है, ये चीज़ आपको याद रखना है। अब आते हैं आगे। जैसे ही आगे आप बढ़ते हैं तो 49 नंबर क्वेश्चन आपके समक्ष प्रस्तुत है। 49 नंबर क्वेश्चन है, किस दो ग्रह को सहोदर भाई के नाम से जाना जाता है? तो कौन से ऐसे दो ग्रह हैं जिसको हम लोग सहोदर भाई के नाम से जानते हैं? इसका उत्तर होगा अरुण और वरुण को। किसको जानते हैं?
अरुण और वरुण को। 50 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक हीरा किस स्थान से निकाला जाता है। इसका उत्तर होगा पन्ना। पन्ना एक जगह है जो कि एमपी यानी मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो चीज़ें यहाँ से हम लोग देख लिए कि 50 अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो कि विभिन्न परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ से हम लोग 50 प्रश्नों का एक तरह से अध्ययन किए। फिर अगले एक नई सीरीज में आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा अगले सीरीज को, सीरीज 3 के अंतर्गत सेकेंड वीडियो। अगर अभी तक हमारे चैनल स्टडी विथ अनिल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, क्योंकि आप जब कमेंट बॉक्स में अपना विचार प्रस्तुत करते हैं तो हमें एक अभिप्रेरणा मिलती है और उस अभिप्रेरणा के माध्यम से हमें और मेहनत करने की और कोशिश करने की जो है बेहतर कोशिश करने की हमें हिम्मत प्रदान होती है। तो अभी तक अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाइए, क्योंकि बेल आइकन दबाने से जो है आपको कभी भी जब वीडियो हम प्रदान करेंगे तो उस समय आपको नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले मिल सकता है। सबसे एक महत्वपूर्ण बात यह है कि लाइक और शेयर भी करना अति आवश्यक है, क्योंकि अगर लाइक नहीं करते हैं तो वीडियो का एक अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता है, क्योंकि अगर लाइक करते हैं तो वहाँ से लाइक ही मेन होता है। लाइक के बाद अच्छा एक रिस्पॉन्स मिलता है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ना है, क्योंकि अगर बच्चों को जोड़ते हैं आप यहाँ तो टेलीग्राम में जो सोमवार से लेकर शनिवार के बीच जो टेस्ट सीरीज चल रहे हैं, आप ध्यान होगा कि आप लगातार ये वीडियो डेली 50 नंबर का सेट प्रदान किए गए हैं। तो आप टेलीग्राम का लिंक अगर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करके आसानी से जुड़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नए सीरीज के साथ, एक नए सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।